नमस्कार, मैं हूँ भीष्म कुमार और आप देख रहे हैं लाइफ साइंस क्लासेस। छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कब होता है और कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं स्पर्म के फॉर्मेशन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होना। ठीक है, तो स्पर्म बनता कहाँ है? स्पर्म एक नर युग्मक है। ये नर जननांग टेस्टिस में बनता है। हमने टेस्टिस की आंतरिक संरचना इसके पहले पढ़ी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वीडियो को देख लीजिएगा। टेस्टिस के अंदर बहुत सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं और शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यहाँ पर शुक्रजनन नलिका का एक छोटा सा भाग दिखाया गया है। शुक्रजनन नलिका की जो दीवार होती है उसकी आंतरिक सतह पर शुक्रजनन कोशिकाएं होती हैं और ये एक उपकला का फॉर्मेशन करती हैं और इसी उपकला को कहते हैं जनन उपकला, ये जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथेलियम में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो घनाकार कोशिकाएं होती हैं जो कंटिन्यूसली पूरे उपकला पे होती हैं और दूसरी कुछ कोन शेप की कोशिकाएं होती हैं जो उपकला में कहीं कहीं पर पाई जाती हैं। तो इस जो घनाकार कोशिकाएं हैं, इन घनाकार कोशिकाओं को कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये घनाकार कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? स्पर्मेटोगोनिया। और ये जो कोन शेप की कोशिकाएं हैं जो कहीं कहीं पर पाई जाती हैं, इन कोन शेप की कोशिकाओं को कहते हैं सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल्स होती हैं और ये स्पर्मेटोगोनिया। देखिए, स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोगोनिया में विभाजन के द्वारा होता है, जबकि सर्टोली सेल विभाजन के पश्चात बने स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से स्पर्म के फॉर्मेशन में स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स का रोल होता है। क्वेश्चन ये है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कब शुरू होता है? ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में लगभग चौथे से छठवें सप्ताह के बीच में टेस्टिस का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। जिस समय टेस्टिस का फॉर्मेशन शुरू होता है तो टेस्टिस में ये जनन उपकला भी बननी शुरू हो जाती है। उस समय जनन उपकला में जो कोशिकाएं होती हैं, यही दोनों कोशिकाएं उस समय भी होती हैं, लेकिन उस समय इस कोशिका को स्पर्मेटोगोनिया ना कह के प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहलाती है। ठीक है, और ये सर्टोली सेल तो होती है और इन प्राइमोर्डियल जर्म सेल में लगातार माइटोटिक डिवीजन होता है और यही प्राइमोर्डियल जर्म सेल बना लेती हैं स्पर्मेटोगोनिया। भ्रूणीय अवस्था में स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है और बच्चे के जन्म के पश्चात इस स्पर्मेटोगोनिया में विभाजन रुक जाता है और ये विभाजन तब तक नहीं होता जब तक इस विभाजन को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स नहीं मिलते हैं। तो बाल्यावस्था बीतती है। लगभग जब बालक 12 से 13 वर्ष की आयु का हो जाता है तो बालक की पिट्यूटरी ग्रंथि सक्रिय हो जाती है और उससे दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से हार्मोन होते हैं? FSH और LH। ठीक है, FSH का पूरा नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेल में इसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का पूरा नाम है, इसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH। यानी फीमेल में जो हार्मोन स्रावित होंगे उनको FSH और LH कहेंगे और मेल के हार्मोन्स क्या होंगे? FSH और ICH। ठीक है, यही दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो स्पर्म के फॉर्मेशन को इंड्यूस करते हैं। यानी कि जब ये हार्मोन स्रावित होते हैं तो FSH हार्मोन सर्टोली सेल को एक्टिव कर देता है, यानी सर्टोली सेल के विकास को ये शुरू कर देता है। और ICSH हार्मोन टेस्टिस में पाए जाने वाले लीडिक सेल, जिसको इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, लीडिक सेल को एक्टिवेट करता है। आपको पता है लीडिक सेल कहाँ पाई जाती हैं? टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में पाई जाती हैं, उन्हीं सेल को कहते हैं लीडिक सेल्स। तो ICH लीडिक सेल को एक्टिवेट करेगा। ये लीडिक सेल एक एंडोक्राइन सेल है और इससे एक हार्मोन स्रावित होगा, जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स इस स्पर्मेटोगोनिया में विभाजन को
प्रेरित करेगा। जो विभाजन रुक गया था, प्राइमोर्डियल सेल से स्पर्मेटोगोनिया बनी थी और स्पर्मेटोगोनिया में विभाजन रुका हुआ था, इस विभाजन को ये शुरू कर देता है और इस प्रकार से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम देखते हैं कि स्पर्म के फॉर्मेशन में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, कितनी अवस्थाओं में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। कौन कौन सी फेजेस हैं? सबसे पहली फेज है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरी फेज है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये 2 अवस्थाएं हैं जो स्पर्म के फॉर्मेशन में आती हैं। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? देखिए, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ से शुरू होता है? स्पर्मेटोगोनिया से। तो स्पर्मेटोगोनिया से बनता है सबसे पहले स्पर्मेटेड। से स्पर्मेटेड के फॉर्मेशन को कहते हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस। और यह स्पर्मेटेड क्या है? एक सिंपल सी कोशिका है, गोलाकार कोशिका है, अंडाकार सी गोलाकार सी कोशिका है। लेकिन स्पर्म कैसा होता है? टेल युक्त होता है। ठीक है, स्पर्मेटेड से जब स्पर्मेटोजोआ बन जाता है, क्या बन जाता है? स्पर्मेटोजोआ, यानी कि एक कंप्लीट पूर्ण स्पर्म बन जाता है, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटेड का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ का बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। 2 प्रावस्थाओं में स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस 3 फेजेस में पूरी होती है। ये मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। अब हम सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज क्या है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणन अवस्था, गुणन करना। यानी इस अवस्था में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से स्पर्मेटोगोनिया में डिवीजन शुरू होता है। और कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन। लगातार इसमें समसूत्री विभाजन होता है और स्पर्मेटोगोनिया की कई परतें बन जाती हैं। कहाँ पे? इस जनन उपकला पर। इस अवस्था को कहते हैं गुणन अवस्था। दूसरी अवस्था शुरू होती है ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था। ठीक है, वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया बन रही थी वो ग्रोथ करती हैं, आकार में वृद्धि करती है, इसको कहते हैं वृद्धि प्रावस्था। और तीसरी फेज होती है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में अब इसी स्पर्मेटोगोनिया में आगे डिवीजन होगा और ये स्पर्मेटिड बनाएंगी। ठीक है, सबसे पहली अवस्था है मल्टीप्लिकेशन फेज। यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया थी, सारी स्पर्मेटोगोनिया एक साथ डिवाइड होंगी। यहाँ हमने सिर्फ एक स्पर्मेटोगोनिया को दिखाया है। तो एक स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होती है मल्टीप्लिकेशन फेज में, 2 स्पर्मेटोगोनिया बना लेती है। ठीक है, तो ये तो फेज हो गई स्पर्मेटोगोनिया से कई स्पर्मेटोगोनिया का बनना, मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद में यही स्पर्मेटोगोनिया आकार में बढ़ जाती हैं और एक नई कोशिका बना लेती हैं और इस कोशिका का नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स किस फेज में बनती हैं? ग्रोथ फेज में। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स तक ये कोशिकाएं डिप्लाइड होती हैं, यानी स्पर्मेटोगोनिया भी क्या होती है? डिप्लाइड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लाइड होती है। ठीक है, और हमारा स्पर्म कैसा होता है? हैप्लाइड होता है। इसके बाद में शुरू होता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। और आपको मालूम है अर्धसूत्री विभाजन 2 अवस्थाओं में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। देखिए, मियोसिस फर्स्ट होगा, यानी एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनेंगी और दोनों कोशिकाएं कैसी हो जाएंगी? हैप्लाइड हो जाएंगी। एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं और दोनों कोशिकाएं हैप्लाइड हो जाती हैं। इस कोशिका को कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में दूसरा मियोसिस होता है, यानी मियोसिस सेकंड होता है, जिससे एक नई कोशिका बनती है। इसको कहते हैं स्पर्मेटिड। यानी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो जाता है और सारे स्पर्मेटिड होते हैं हैप्लाइड, यानी अगुणित होते हैं। ठीक है, तो एक प्रावस्था पूरी हो गई
स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो गया और इसी को कहते हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस। अब दूसरी प्रावस्था है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में यही स्पर्मेटिड, इसमें मेटामॉर्फोसिस होगा, इसके आकार में परिवर्तन होगा और ये बना देगा एक स्पर्मेटोजोआ। इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसमें क्या होगा कि ये जो गोलाकार कोशिकाएं हैं जिन्हें स्पर्मेटिड कहते हैं, यही स्पर्मेटिड इस नर्स सेल यानी सर्टोली सेल से जाकर के जुड़ जाते हैं। सर्टोली सेल कौन शेप में होती हैं और इनमें छोटे छोटे खांच पाए जाते हैं, उन्हीं खांचों में जा करके ये स्पर्मेटिड अटैच हो जाते हैं। जितने भी सर्टोली सेल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में हैं, तो सारी कोशिकाएं लगातार स्पर्मेटिड बना रही हैं लाखों की संख्या में, और यही स्पर्मेटिड जा करके सर्टोली सेल से जुड़ जाते हैं। वहाँ से ये न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं और उस न्यूट्रिशन से इनमें मेटामॉर्फोसिस शुरू हो जाता है। तो मेटामॉर्फोसिस में इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं जिससे एक गोलाकार स्पर्मेटिड एक पुच्छ युक्त स्पर्म में बन जाता है। तो परिवर्तन क्या होता है? सबसे पहले इसके न्यूक्लियस में चेंजेज आता है। इसका न्यूक्लियस आकार में बढ़ जाता है, यानी कि ये एक सिंपल सी कोशिका है, को पता है यूकैरियोटिक कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक हैं और कैसा केंद्रक है? हैप्लाइड। इसमें ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं, इसके अंदर गाल्जिकाए भी है, इसके अंदर ईआर भी है, राइबोसोम भी हैं, सारे कोशिकांग हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये इसका केंद्रक आकार में बढ़ जाता है और पूरे कोशिका को घेर लेता है, यानी कि केंद्रक बड़ा हो जाता है और साइटोप्लाज्म की मात्रा कम हो जाती है। इसके अंदर जो गाल्जी काय होता है वो स्पर्म के हेड पर उपस्थित होकर के स्पर्म कैप का फॉर्मेशन करता है, जिसे कहते हैं एक्रोसोम। स्पर्म के अंदर सेंट्रियोल होते हैं, वो कोशिका के ठीक पीछे एक पतली सी नेक का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें 2 सेंट्रियोल होता है, तो एक सेंट्रियोल तो कोशिका के पास में ही होता है और दूसरा सेंट्रियोल जो होता है इससे फाइबर्स निकलते हैं और ये स्पर्म की टेल बनाता है। इसके बाद में इसका बॉडी पार्ट्स आता है स्पर्म का, और स्पर्म की बॉडी में बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं और ये स्पाइरली माइटोकॉन्ड्रिया इसकी बॉडी में अरेंज होती हैं, जो इसको गति प्रदान करती हैं, ऊर्जा देती हैं। और इसके बाद में ये एक लंबी सी इसमें टेल होती है और ये टेल बनी होती है फाइबर्स की। तो इस प्रकार से एक गोलाकार स्पर्मेटिड से एक पुच्छयुक्त स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो जाता है और यही प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रकार से एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 अगुणित स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर एक स्पर्मेटोजोआ की संरचना है, इसमें सबसे आगे की तरफ स्पर्म हेड होता है और हेड के ऊपर एक कैप होती है जो गाल्जी काय के रूपांतरण से बनती है, इसे एक्रोसोम कहते हैं। निषेचन के समय यही एक्रोसोम एग के चारों तरफ पाए जाने वाले जोना पेलिसुडा और कोरोना रेडिएटा को तोड़ के अंडाणु में प्रवेश करता है। हेड है, इसके अंदर अगुणित केंद्रक होता है जो निषेचन के समय ओवम के अगुणित केंद्रक से मिलकर के द्विगुणित जाइगोट बनाता है। नेक में 2 सेंट्रियोल पाए जा रहे हैं, एक सेंट्रियोल तो फ्री होता है और दूसरा सेंट्रियोल इसका एक्सोनियम फाइबर बनाता है। ठीक है, मिडिल पार्ट है, इस मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लगभग 10 से 14 माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज होते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये स्पर्मेटोजोआ को एनर्जी प्रोवाइड करता है मूवमेंट के लिए। इसकी मूवमेंट के लिए एक इसमें लंबी सी टेल होती है और टेल बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर से। ये टेल गति करती है जिससे कि स्पर्मेटोजोआ आगे की तरफ बढ़ता है। इसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है क्योंकि यह एक प्रकार की कोशिका है। ठीक है, इसकी टेल के आखिरी में एंड पीस होता है जिस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है और स्पर्मेटोजोआ मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। इस प्रकार से जितने भी स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में होते हैं और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पूरे टेस्टिस में होते हैं, यानी पूरे टेस्टिस में स्पर्मेटोजोआ होते हैं। ये स्पर्मेटोजोआ टेस्टिस से निकलकर एपिडाइडमिस और वास डिफरेंस में महीनों तक स्टोर रहते हैं। ठीक है, एजैकुलेशन के टाइम यही सेमिनल फ्लूइड और प्रोस्टेट ग्लैंड द्वारा स्रावित
फ्लूइड के साथ मिल करके सीमेन के रूप में बाहर निकलते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस कहाँ होता है? सर्टोली सेल में होता है, क्योंकि इसी पर स्पर्मेटिड चिपके हुए होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में स्पर्मेटोगोनिया से मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बनने में लगभग 10 सप्ताह का समय लगता है और प्रतिदिन 7.5 टू 15 मिलियन स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। हम आशा करते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।